गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने बात की थी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन क्षमता की समीकरण और बदलेंगे। आज हम पढ़ेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण क्या होता है? अगर जब कोई ठोस विलयन के संपर्क में आता है, जब कोई ठोस को विलयन में घुला जाता है, संपर्क में आता है, तो विलयन में उपस्थित कुछ कण ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिसे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहते हैं। जैसे अपन बात करें चारकोल और एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के विलयन में जब आप चारकोल को डालते हो तो एसिटिक अम्ल के कुछ कण इस चारकोल की सतह पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, और यही कहलाता है, ये आपका चारकोल और ये एसिटिक अम्ल का विलयन, ठीक है। जाए जमा हो गया एसिटिक अम्ल, तो ये क्या कहलाएगा? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। यहाँ पर एसिटिक अम्ल के विलयन के जो कण है कहाँ गए? चारकोल की सतह पर आकर के एकत्रित हो गए, मतलब अधिशोषित हो गए, ठीक है। अगर लिटमस को चारकोल के साथ घोला जाए तो लिटमस जो कैसा रंगीन है, चारकोल के साथ घोलने पर कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रंग है, कलर है, वो किसका आ जाएगा? चारकोल की सतह पर आ जाता है। लिटमस कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई ठोस विलयन के संपर्क में आता है तो विलयन से कुछ कण ठोस की सतह पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, और इसे ही विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहा जाता है। अब देखिए विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला कारक ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल भी हमने बात की थी, चाहे भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की सांद्रता। तो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अगला अधिशोष एवं अधिशोषक की प्रकृति। अब यह ध्यान देने वाली बात है, कल भी हमने बात की थी, अधिशोष से जनरली गैसीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कल बात की, चाहे वो SO2 हो या NH3 हो, ठीक है, NH3 हो, तो आसानी से द्रवित होने वाली गैसों की अधिशोषण की जो दर है वो स्थायी गैसें H2, N2, O2 इनकी तुलना में ज्यादा होती है। तो अगर अधिशोषित कैसी गैसें आसानी से अधिशोषित होने वाली गैसें तो अधिशोषण ज्यादा होगा और स्थायी गैसें तो कम होगा। इसी प्रकार से अधिशोषक रंध्रहीन है, ठीक है, और कठोर और रंध्रहीन है तो अधिशोषण कम मात्रा में होगा। और अगर रंध्र युक्त है, अधिशोषक कैसा है? रंध्र युक्त और चूर्णित है तो अधिशोषण ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है। अब इसमें आगे ये तो थे प्रभावित होने वाले कारक, इसमें आगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को फ्रेंडलिक ने एक समीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने अपने समतापी समीकरण में उपस्थित दाब के पद को हटा करके, क्योंकि इसके लिए विलयनों के लिए है, तो दाब के पद को हटा करके और उसमें सांद्रता का पद काम में लिया गया, और उसका रूप जो कल दिया था, जो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण का हमने पढ़ा था, वो ये था x/m बराबर k T⁴ ठीक है। अब इसमें ये दाब का पद है, इसके स्थान पर किसका उपयोग कर दिया? सांद्रता का। क्या लिख देंगे? x/m
बराबर के C की पावर 1/n। दाब के स्थान पर सांद्रता लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या आएगा, h log x/m बराबर log k + 1/n log c। ये पहले अधिशोषण समीकरण है किसके लिए, विलयन अवस्था के लिए। यहाँ पर k और n स्थिरांक है और k का मान ठोस की प्रकृति, ताप, कण की प्रकृति, विलय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन चीजों पर ठोस की प्रकृति, ताप, विलय एवं विलायक और कण की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये एक दो बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना सीधा है। केवल क्या करना है, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी समीकरण के में दाब के पद को हटाना, क्या जोड़ना है, सांद्रता का पद जोड़ना है, ठीक है। सांद्रता क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं, विलयनों के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए सांद्रता का पद इसमें सामने दिया गया है। अब देखते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। ये अधिशोषण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो पहला उपयोग किसमें करते हैं, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में किया जाता है। अधिशोषण का उपयोग किसमें, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में करते हैं। और इस विधि का उपयोग हाइड्रोजन गैस के संग्रहण में या हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा है गैस मास बनाने, मास देखो अभी बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है मास का। तो उस सिचुएशन में जब मजदूर वर्ग कोयले की खदानों में काम करता है तो वहाँ वो मास पहनता है, क्योंकि वहाँ से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो अपने शरीर में प्रवेश न करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह, तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग करेंगे, गैस मास्क का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गैस मास्क बनाने में इसका उपयोग करेंगे, सक्रिय कार्बन का उपयोग किया जाता है। अगला रोगों के उपचार में, रोगों को उपचार में चौथा भाप प्लवन विधि में। तो भाप प्लवन विधि में क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे छठे चैप्टर मेटलर्जी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में। जागरण विधि का उपयोग सल्फाइड एस्टों के सांद्रण में करते हैं। तो वहां चीड़ के तेल और सल्फाइड एस्टों को अलग करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। चीड़ के तेल और सल्फाइड एस्टों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना आप, कपड़ों में लगाई में इसका उपयोग करेंगे, फिटकरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि फिटकरी रंजक के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, इसलिए कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग करेंगे, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नमी के नियंत्रण में, नमी के नियंत्रण में इसका उपयोग करेंगे, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल का उपयोग नमी के नियंत्रण में, नमी को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में। तो जैसे गैस मास्क बनाने में सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं, ऐसे ही विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में जानतर चारकोल का उपयोग किया जाता है। अगला अक्रिय गैसों के पृथक्करण में 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है गुणात्मक विश्लेषण में। तो गुणात्मक विश्लेषण जनरली क्षारीय मूलकों का किया जाता है। क्षारीय मूलक क्या होता है, जितने भी धनायन है वो सारे क्षारीय मूलक कहलाते हैं। और इसमें एल्यूमिनियम आयनों के लिए किया जाता है लैग परीक्षण। एल्यूमिनियम आयनों के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे, लैग परीक्षण, ठीक है। एल्यूमिनियम आयनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए लैग परीक्षण सामने दिया जाता है। एक लास्ट क्रोमेटोग्राफी में, इसमें क्रोमेटोग्राफी में भी अधिशोषण का उपयोग करते हैं। तो ये अधिशोषण के क्या है, उपयोग अनुप्रयोग है। पहला उच्च निर्वात उत्पन्न करने में इसका उपयोग हाइड्रोजन गैस के संग्रह में करते हैं, गैस मास्क बनाने में, सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं, रोगों के उपचार में, घात प्लवन विधि में सिलिका तेल और सल्फाइड गैस को हटाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। कपड़ों की रंगाई में फिटकरी की सतह पर रंजन के कण आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। और नमी का नियंत्रण करने में, तो नमी को नियंत्रण, वातावरण में पाए जाने वाली जो नमी है उसको नियंत्रण करने के लिए सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में तब चारकोल का उपयोग करते हैं। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, गुणात्मक विश्लेषण में, क्षारीय मूलकों के परीक्षण में, जैसे एल्यूमिनियम आयनों के लिए लैग परीक्षण काम में लिया जाता है और क्रोमेटो। तो ये थे अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। अपन ने जब चैप्टर शुरू किया था तो बताया था तो 3 भागों में इसका अध्ययन अपन करेंगे। कौन कौन से 3 भाग थे, एक था पहला अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा भाग था सोलाइड। तो ये पहला भाग यहाँ खत्म हो जाता है। अब अपन करेंगे दूसरा भाग उत्प्रेरण, ठीक है।
दूसरा भाग पढ़ते हैं हम उत्प्रेरण। 3 भाग के चैप्टर में अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइड। दूसरा भाग पढ़ते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण होता क्या है, तो वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं तथा उनमें कोई रासायनिक और मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं तथा उनमें कोई रासायनिक और मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संघटन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। ध्यान से सुनना, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं तथा उनमें कोई रासायनिक और मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक का द्रव्यमान एवं संघटन अपरिवर्तित रहे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, जैसे आप देखें, आप पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट का जब विकर्ण किया जाता है तो टेम्परेचर कितना लिया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया जाता है और क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है, जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न हो रही है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया में भी पोटेशियम क्लोरेट लिया गया है और इसमें उत्प्रेरक लिया गया है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इसके लिए टेम्परेचर, जब आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हो तो टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर कितना काम लिया गया है, 338 डिग्री सेंटीग्रेड भी काम में लिया गया। मतलब ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कम ताप पर आसानी से संपन्न हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता है, उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता। सेम उत्पाद बनेंगे चाहे आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं या उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराएं, उत्पाद सेम रहेंगे। यहाँ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई गई है तभी KCl पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है, और जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है तब भी पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण। तो उत्प्रेरक उत्पाद को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है उत्पाद। ऐसे ही देखें C12H5 हो गया है, एक शर्करा या सुक्रोज, सुक्रोज है और सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया निर्माण की हावर विधि आपके ब्लॉक में पढ़ेंगे, N2 + 3H2 = 2NH3। तो ये आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति, यहाँ कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया गया, आयरन काम में लिया गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा उनमें कोई रासायनिक और मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता। मतलब अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संघटन अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले बताया था, बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरक की परिभाषा, अगले शब्द है वो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, तो उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वापस सुनिएगा, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। देखिए N2 अमोनिया निर्माण की हावर विधि, N2 + 3H2 2NH2। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, उत्प्रेरक आयरन है
और उत्प्रेरक वर्धक कौन है? तो यहाँ MO, मतलब ये उत्प्रेरक वर्धक है मॉलिब्डेनम और ये उत्प्रेरक है उत्प्रेरक और ये वर्धक। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की क्रियाशीलता को कौन बढ़ाएगा? मॉलिब्डेनम। आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम कौन करेगा? मॉलिब्डेनम करेगा। ठीक है, ऐसे ही वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है वो किया जाता है निकेल और कॉपर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकेल और कॉपर की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? निकेल और कॉपर। तो यहाँ पर निकेल किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का, और कॉपर क्या काम कर रहा है? वर्धक का। मतलब ये कॉपर निकेल की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। ऐसे ही देखिएगा दूसरा तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ बनेगा CH3OH, मेथेनॉल। तो जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, यहाँ जिंक ऑक्साइड किसका काम करेगा? उत्प्रेरक और Cr2O3 वर्धक। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होंगे? उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। क्रियाशीलता को बढ़ाते कहते हैं, क्रियाशीलता को उत्प्रेरक वर्धक बढ़ाते कहते हैं। तो उत्प्रेरक का जो क्रिस्टल जालक होता है, उस क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी छिद्रों में या अवशोषित हो जाते हैं। वर्धक क्या करते हैं? वर्धक उत्प्रेरक के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के कारण वहां पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं। वहां क्या करते हैं? सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? वापस सुनिएगा, उत्प्रेरक के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वहां सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं। क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। कैसे करते हैं क्रियाशीलता को बढ़ाने का है? तो ये उत्प्रेरक से पहले, उत्प्रेरक से पहले ही अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं N2 यहाँ ये उत्प्रेरक है Fe और CO और H2O ये विष का कार्य कर रहे हैं। उत्प्रेरक विष अमोनिया का निर्माण होगा। ऐसे ही ये SO2 + O2 प्लेटिनम और आर्सेनिक सल्फाइड और SO3 का निर्माण हो रहा है। ये H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि है। ठीक है, H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि है ये, जिसमें SO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है SO3 में। तो प्लेटिनम यहाँ उत्प्रेरक का काम करेगा और आर्सेनिक सल्फाइड उत्प्रेरक विष का काम करेगा। मतलब ये आर्सेनिक सल्फाइड इस प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम कर देता है। ऐसे ही ये एल्केन वाले हैलाइड है, ये मतलब रोसेनमुंड अभिक्रिया है। ये कौन सी? रोसेनमुंड अभिक्रिया। और रोसेनमुंड अभिक्रिया में PDBaSO4 की उपस्थिति में अपचयन होगा और अपचयन रोसेनमुंड अपचयन या रोसेनमुंड अभिक्रिया, तो इसमें एल्केन वाले हैलाइड है और अपचयन होगा इसकी उपस्थिति में PD के साथ BaSO4। तो यहाँ पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करेगा और BaSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है, जिसके कारण एल्केन और हैलाइडों का अपचयन होकर के केवल एल्डिहाइड बनते हैं। एल्डिहाइड से आगे इनका ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं हो पाता, मतलब आगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? एल्डिहाइड में ये परिवर्तित हो जाएंगे।
हेल्दी हाइड ही बनता है केवल, से आगे उत्पाद नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक वेग। अब देखेंगे इसके बाद उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, पढ़ेंगे उत्प्रेरक के उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक जनरली 4 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्वतः उत्प्रेरक और चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, H2O2 का अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को कराने के लिए 76 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? 76 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? 76 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कोलाइडिक प्लेटिनम की उपस्थिति में कराया जाए तो इसके लिए 57 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। मतलब क्या किया कि उत्प्रेरक यहाँ कोलाइडिक प्लेटिनम किसका काम करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जो क्या करेगा? अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन करके सक्रिय ऊर्जा के मान में क्या कर देता है? कमी कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। आप इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अभिक्रिया की गति। ठीक है, तो आप ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिए। इस प्रकार से अब यहां देखिए, ये EA फर्स्ट और ये EA द्वितीय। ये जो ग्राफ है ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी संपन्न होती है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया देरी से संपन्न होती है। ठीक है, ये उत्पाद बनेगा यहाँ। ठीक है, तो क्या करते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन करके और सक्रिय ऊर्जा के मानों में कमी कर देते हैं। या भी कहते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अन्य एग्जांपल जैसे डीकन विधि है, क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि, HCl + O2 CuCl2 450 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2Cl2 2H2। तो क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि है क्लोरीन, और यहाँ CuCl2 धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने पढ़ा था पोटेशियम क्लोराइड का MnO2 की उपस्थिति में 2KCl और 3O2 में परिवर्तन, तो यहाँ MnO2 किसका कार्य कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, दूसरे क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन धीमा हो जाता है।
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल और ऑक्सीजन का अपघटन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में होता है। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है। तेल क्या है? टेट्रा एथिल लेड। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण से सोडियम सल्फेट में परिवर्तन, पेट्रोल के अपघटन को रोकने के लिए या कम करने के लिए तेल मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। तो कौन सा एसिड? टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, तीसरा सतह उत्प्रेरक। सतह उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद ही, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं स्वयं उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं कैसी कहलाएंगी? स्वयं उत्प्रेरक अभिक्रिया। उन पदार्थों को सतह उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखना, एस्टर का जल अपघटन। ऐसे ये एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाता है। अब एस्टर का जो जल अपघटन प्रारंभ में धीमी गति से होता है, क्योंकि यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एस्टर के जल अपघटन से अम्ल और एथेनॉल और ये है एसिडिक अम्ल का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एस्टर का जल अपघटन जब कराते हैं तो जैसे प्रारंभ में धीमी गति से होता है, जैसे जैसे इस अम्ल का निर्माण होता जाता है तो इस अम्ल CH3COOH इसका वियोजन होगा CH3COO- प्लस H प्लस, और ये H प्लस ही यहाँ किसका काम करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसके कारण इसका जल अपघटन बाद में तेजी से होता है। तो यहाँ ये जो बनने वाला अम्ल है ये किसका काम करेगा? सतह उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सैलिक अम्ल KMnO4 प्लस रिएक्टिव इस अभिक्रिया में MnSO4 Mn2 प्लस, इस अभिक्रिया में बना Mn2 प्लस जो उत्पाद बना MnSO4, इस MnSO4 को तोड़ोगे आप MnSO4 तो ये टूट जाएगा Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो SO4 Mn2 प्लस इसका कार्य कर रहा है, यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसमें बाहर से कोई उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन अभिक्रियाओं में या सतह उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में बाहर से उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें बनने वाला उत्पाद भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, क्या कहा, क्या सुना, ध्यान से सुनना। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक अभिक्रिया या प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखें सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण करते हैं।
Na2AsSO3, सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड। तो जब सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण करते हैं और सोडियम सल्फाइड का करते हैं, तब भी ऑक्सीकरण करेंगे, तो सोडियम सल्फाइड का अकेले ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें होगा Na2SO4 में, 2Na2SO4 सोडियम सल्फेट में, सोडियम सल्फेट। ठीक है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता, कोई अभिक्रिया, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। लेकिन जब इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ संपन्न करते हैं, एक साथ कराते हैं, जैसे देखिए Na2SO3 प्लस Na2AsO3, ठीक है, और इनका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाएंगी, ये बनेगा Na2SO4 प्लस Na2AsO4। तो यहाँ एक अभिक्रिया से सोडियम सल्फाइड से सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण आसानी से संपन्न हो जाता है। तो एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, स्वतः प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये उत्प्रेरक कितने प्रकार के, उत्प्रेरक के प्रकार हो गए 4 प्रकार, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये प्रेरित अभिक्रियाएं थी, क्लियर। पढ़ते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। कौन से, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं कि देखिए जब अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक, ये यहाँ ये अभिक्रिया अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक। अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब यहाँ ठोस द्रव गैस से है। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उन्हें समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। वापिस सुनना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे देखिए संपर्क विधि है, सीताकर्ष विधि है, सीताकर्ष विधि है, ऐसे उसको निर्माण की। तो इसमें SO2 गैस, O2 गैस, यहाँ ये उत्प्रेरक है एनोड, ये भी गैस, और SO3 जो बन रहा है उत्पाद, ये भी गैस। ठीक है, तो उत्पाद गैस है, क्रियाकारक भी गैस है दोनों, और उत्प्रेरक भी गैस। तो क्या है, समांगी। ऐसे ही ये सुक्रोज, एक्वस, H2 लिक्विड, H2SO4 लिक्विड, यहाँ ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में है और फ्रक्टोज भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी क्रियाकारक उत्पाद से सेम अवस्था। यहाँ देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन एंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस है, और CO2 ये भी गैस है। ठीक है, क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं सेम है। ऐसे ही मेथिल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिक्विड है, HCl ये एक्वस फॉर्म में है, तो इससे क्या होना है, एसिटिक एसिड और मेथनॉल का निर्माण होता है, जो कैसी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न
होती हैं। अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। देखिए जैसे 2SO2, SO2 क्या है? गैस। यहाँ प्लेटिनम ठोस अवस्था में है, कैसा कह रखा है? सॉलिड। ठीक है, तो ये ठोस है, ये गैस है। तो उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न। SO3 गैस, वनस्पति के लिक्विड H2 गैस। ठीक है, और यहाँ ये गैस है, ये लिक्विड है। ठीक है, और ये कैसा है? ठोस अवस्था में है नीचे। तो ये अलग अलग हो गए, इधर ये लिक्विड बन गया। ठीक है, ऐसे ही ऑस्वाल्ड विधि कहलाती है। किसकी? ऑस्वाल्ड विधि। ठीक है, तो 4NH3 ये गैसीय अवस्था में है, प्लस 5O2। प्लेटिनम कैसा है? ठोस अवस्था में। कैसा है? ठोस अवस्था में, NO प्लस H2O। ठीक है, इसलिए HNO3 का निर्माण किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ऑस्वाल्ड विधि। ठीक है, अगला यहाँ H2 गैस है, O2 गैस है, प्लेटिनम कैसा है? ये सॉलिड, ठोस अवस्था। तो उस अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई। यहाँ ये लिक्विड। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया निर्माण की हावर विधि में N2 गैस, H2 गैस और आयरन कैसा है? ठोस। ठीक है, तो दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न हो गई। तो ये उत्प्रेरक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार, समांगी और विषमांगी।